Good evening to all of you. Welcome to the JSM GS study point. चलिए स्टार्ट। पिछली क्लास में कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है और कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या थी। मैंने एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बताई थी कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर। मैंने बताया था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सिंपल सी बात याद रखना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका आविष्कार गणना करने के लिए हुआ है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका आविष्कार एक गणना करने के लिए हुआ है। अब सीधा सा प्रश्न यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया गया, तो अपन कह सकते हैं कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने के लिए हुआ है। दूसरी बात मैंने आपको एक और बताई थी कि इंटरनेट का आविष्कार क्यों किया गया। इंटरनेट का आविष्कार क्यों किया गया, तो आप लोग कह सकते हो कि इंटरनेट का आविष्कार सूचना के आदान प्रदान के लिए किया गया। क्यों किया गया? सूचना के आदान प्रदान के लिए। तथा थोड़ा मैं बता दूं कि एक हिस्ट्री जो मैंने बताई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात आप ये कहना कि इंटरनेट का आविष्कार क्यों हुआ, तो सूचना के आदान प्रदान के लिए। और जो अभी तक की जो सारी चीज़ें हैं कि कंप्यूटर के आविष्कारक, कंप्यूटर के जनक कौन थे, आविष्कार किसने की, सारी की फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि हाँ हर किसी को पता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। चार्ल्स बेबेज, बच्चा तक बता देता है चार्ल्स बेबेज है। तो पेपर का जो लेवल है थोड़ा अप होना चाहिए, और हो रहे हैं, सारे पेपर्स के लेवल अप हो रहे हैं। तो आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के जनक कौन है, अब ये पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया गया। तो कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने के लिए किया गया। और इंटरनेट का आविष्कार क्यों किया गया, तो इंटरनेट का आविष्कार सूचना के आदान प्रदान के लिए किया गया। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं आगे। हमने जो डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का परिचय और विकास के डिस्कस कर रहे थे, यानी बेसिक ऑफ कंप्यूटर बता रहा था मैं। तो 2-3 चीज़ें बताई थी। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म था, जो मैनुअली हमने बनाया है, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। क्यों? कंप्यूटर एक कॉमन चीज़ है, कोई भी यूज कर सकता है। ऑपरेटिंग है जिसको हम संचालित करते हैं, संचालन है। मशीन है, सबको पता है। पार्टिकुलरली सामान्यता है, यूज्ड फॉर उपयोग किया जाने वाला टेक्निकल चीज़ों में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च के लिए, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर थी। आगे बढ़ते हैं। मैंने ये भी बताया था कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना होता है, इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो पहली चीज़ अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, कंप्यूटर जानने के बाद अपन डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या थी, कंप्यूटर किस प्रकार से अस्तित्व में आया। तो पहली बात थी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आए और किस ट्रांजिस्टर का यानी वैक्यूम ट्यूब का किस चीज़ का उपयोग किया जाने लगा, कैसे काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ जानना कि पहली पीढ़ी में जिन कंप्यूटर का उपयोग किया गया वो 1940 से 1956 की अवधि तक थे। याद रखना, ये कोई फिक्स समय नहीं है। किसी में 1942 से 55 मिल जाता है, किसी में 45 से मिल जाता है 56 तक। तो ये 40 से 56 एक एवरेज टाइम होता है कि इस समय क्या हो रहा था कि कंप्यूटर के पहली पीढ़ी आई। और इस पहली पीढ़ी में क्या था कि कंप्यूटर बहुत बड़े थे, ब्रॉड कंप्यूटर थे, इनको कैरी कर पाना बहुत मुश्किल था। अब ये बड़े कंप्यूटर थे, और जब बड़े थे तो ये क्या होता था कि एकदम से गर्म भी ज़्यादा होते थे, इनका यूज़ हम कम कर पाते थे, ठीक है। तो इनको यूज़ करने के लिए, ठंडा करने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। नॉर्मल चीज़ अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम इसको यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने बात की पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1940 से 1956 तक अस्तित्व में आए। 1940 से 1956 तक अस्तित्व आए। दूसरी बात है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का उपयोग किया जाने लगा, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाने लगा। किसका उपयोग किया जाने लगा? वैक्यूम ट्यूब का। तो 1940 से 56 तक ये अस्तित्व में आए और वैक्यूम ट्यूब
कुछ इस तरीके के दिखते थे, बल्ब के आकार के इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होते थे, कांच के बने हुए होते थे। किसके बने होते थे, कांच के बने होते थे। इनको हम कहते थे वैक्यूम ट्यूब। किसके बने होते थे, कांच के बने होते थे। कांच वैक्यूम ट्यूब होते थे। तो ये वैक्यूम ट्यूब के कारण ही पूरा क्या होता था कि कंप्यूटर जो बनता था हमारा बहुत बड़ा बन जाता था और गर्म होता था। क्या था, पहली पीढ़ी में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे थे, तो उस समय यूज़ करने के लिए ना तो हमारे पास माउस था ना कीबोर्ड था, बिल्कुल जीरो तरीके से हम यूज़ करते थे, टेक्निकल बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यूज़ कर रहे थे। तो ये क्या था कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का हम उपयोग करने लगे। तो पहली सिंपल सी बात याद रखना कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कब आए, तो 1940 से 56 की अवधि इसके अस्तित्व की रही। उसके बाद अगली बात आती किस चीज़ का उपयोग किया जाने लगा, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाने लगा। पहली पीढ़ी में जिस वस्तु का उपयोग किया जाता था कंप्यूटर बनाने के लिए वो वैक्यूम ट्यूब थी, ठीक है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट यानी 010101 की भाषा पर काम करते थे। सीधी बात है कि 01 की भाषा पर काम करते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए ENIAC था, एडवाक थे, ये सारे के सारे कहते हैं कंप्यूटर थे, ठीक है। फिर अगली बात आती है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे, तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे, ठीक है। और ये अस्तित्व में आया 1956 से लेकर 63 तक। 1956 से 63 तक हमारे अस्तित्व में रहे। तो 1940 से 56 तक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे और 1956 से 63 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हम जिसका उपयोग करने लगे वो थे हमारे ट्रांजिस्टर। किसका उपयोग करने लगे, ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे। और ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार के दिखते थे। ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार के दिखते थे, इसको हमने कहा ट्रांजिस्टर। तो दूसरी पीढ़ी में हम जिसका उपयोग कर रहे थे ट्रांजिस्टरों का उपयोग कर रहे थे। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था इन्हें, ठीक है। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार अब छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ हम किसका उपयोग कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब का। और वैक्यूम ट्यूब बना होता था कांच का, अब ये बन के आ गया थोड़ा सा अलग टाइप का, प्लास्टिक टाइप में, एल्यूमिनियम टाइप में मिक्सअप बन के आ गया। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टर कहलाया। और ट्रांजिस्टर बन गया तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर का छोटा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा हल्का सा छोटा हो गया। किसकी तुलना में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में। जिन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था उनकी तुलना में हमारे ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हो गए, थोड़े से छोटे हो गए। इनको हमने कहा कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। तो याद रखना पहली पीढ़ी में कब अस्तित्व में आई, तो 1940 से लेकर 1956 के अस्तित्व में आई, ठीक है। और इनमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। और दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 तक अस्तित्व में आई और इसमें हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे। वैक्यूम ट्यूब कांच के बने थे होते थे, बिल्कुल इस तरीके से दिखते थे, ट्रांजिस्टर ऐसे दिखते थे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वैक्यूम ट्यूब कैसे बने, ट्रांजिस्टर। अब चलते हैं तीसरी पीढ़ी की ओर। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1963 से लेकर 1971 की अवधि को कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1963 से लेकर 1971 तक अस्तित्व में आए, ठीक है। अब यहाँ किस चीज़ का उपयोग किया जाने लगा, तो पहली पीढ़ी में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे थे, दूसरी पीढ़ी में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी में हम आईसी का उपयोग करेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करेंगे। आईसी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तीसरी पीढ़ी में हम जिसका उपयोग कर रहे थे उसको हमने कहा आईसी, ठीक है। अब क्या था कि जब हम आईसी का उपयोग करने लगे तो कंप्यूटर का आकार पहले और दूसरी पीढ़ी की तुलना में छोटा हो गया और छोटा हो गया। जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जाएंगी कंप्यूटर का आकार छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है कि 1963 से लेकर 1971 की अवधि को कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने कम बिजली की खपत और कम गर्मी पैदा की। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, ठीक है। फिर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया तो वो थोड़ा कम गर्मी पैदा करने लगे। तीसरी पीढ़ी में आए तो थोड़ा और गर्मी कम पैदा करने लगे, ठीक है। तो कम ठंडा रखने की जरूरत पड़ गई।
अब क्या होता है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का सिस्टम व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया। पहली पीढ़ी का उपयोग नॉर्मल व्यक्ति कोई नहीं कर पाता था, एक आध दो होते तो यूज़ कर रहे थे। दूसरी पीढ़ी का थोड़ा और विस्तार हुआ तो 3-4 जगह लग गए। अब यहाँ तीसरी पीढ़ी में आकर क्या हुआ कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने इसका यूज़ करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अगली बात आती है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो अवधि थी 1971 से लेकर 2010 तक रही। 1971 से लेकर 2010 की कंप्यूटर की जो पीढ़ी थी, अवधि थी, वो कौन सी कहलाई? हमारी चौथी पीढ़ी कहलाई। और इस चौथी पीढ़ी में हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लगे। किसका उपयोग करने लगे? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लगे। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लगे तो कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। कैसा हो गया? बहुत छोटा हो गया। जिनका उपयोग आज हम कर रहे हैं लैपटॉप के रूप में, डेस्कटॉप के रूप में कर रहे थे, डेस्कटॉप बन गया है, लैपटॉप बन गया है। अब क्या हुआ? चौथी पीढ़ी में आते ही हमारे पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई, मोबाइल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। तो इसी को हमने कहा चौथी पीढ़ी। अब चौथी पीढ़ी चली कब? 1972 से लेकर 2010 की अवधि तक चली। ठीक है, अब यहाँ देख रहा मैंने कहा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी तीसरी पीढ़ी की जो आईसी चिप थी वो दिखती कैसी थी? तरीके की दिखती थी। तो ये क्या थी? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। हमारी तीसरी पीढ़ी की चिप थी, इंटीग्रेटेड सर्किट थी, इसमें हम किसका उपयोग करने लगे? आईसी चिप का उपयोग करने लगे। तीसरी पीढ़ी में आकर कुछ इस तरीके की दिखती थी। एकदम तो पेंटिंग बना नहीं सकता मैं, जैसी बन गई वैसे बना दी। ठीक है, तो इस तरीके का दिखता था। ठीक है, अगली बात आई कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था। और माइक्रो प्रोसेसर एक चिप की तरह बना हुआ होता है, जिसका यूज हम आज भी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का बना होता है। तरीके का बना होता है। ये हमारी चौथी पीढ़ी का था। अब माइक्रो प्रोसेसर से बात हुई तो प्रोसेसिंग जो थी, प्रोसेसर हम बनाते हैं कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है। मेन बात ये है कि जो प्रोसेसर होता है उसी को हम सीपीयू कहते हैं। ये पूरा जो बॉक्स रखा रहता है, डब्बा होता है, वो सीपीयू नहीं होता। उसके अंदर जो चिप लगी रहती है ना, फैन के नीचे आपने कभी मदरबोर्ड खोल के देखा होगा, तो फैन के नीचे जो चिप लगी रहती है वही हमारा सीपीयू होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, ये तो फालतू में कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस बन जाता है। मैं सिर्फ उसके अंदर जो चिप होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं, इसीलिए हम उसको सीपीयू बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है, कंप्यूटर को प्रोसेस कराने का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो 1972 से 2010 की अवधि को कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा और चौथी पीढ़ी में आने वाले कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया। यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया। अब ये सबके लिए उपलब्ध हो गया। हम लोग कोई भी इसको खरीद सकता था, नॉर्मल व्यक्ति। ठीक है, सारे के सारे लोग खरीदने लगे। हालांकि कोई खरीद रहा 25,000, 30,000, 40,000 नॉर्मल तक खरीद के ला रहे थे हम लोग सारे लोग। अब अगली पीढ़ी की जब हम बात करते हैं, यहाँ जो चिप होती थी ये माइक्रो प्रोसेसर जो हमने बनाया, माइक्रो प्रोसेसर। जैसे वर्तमान में हम एक चीज़ देखते हैं कि पेंटियम था, i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, ये सारी की सारी क्या है? प्रोसेसिंग है, अपडेट होता गया। तो चौथी पीढ़ी के बाद जो अगली पीढ़ी हमारी आती है वो है पांचवी पीढ़ी। अगली पीढ़ी कौन सी आती है? पांचवी पीढ़ी आती है। और इस पांचवी पीढ़ी में हम किसका उपयोग कर रहे थे? इस पांचवी पीढ़ी का उपयोग हम 2010 से लेकर अब तक वर्तमान में करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, आज तक इनका यूज कर रहे हैं। तो 2010 से अब तक की अवधि, उससे आगे मोटे तौर पर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, माइक्रो प्रोसेसर जो मैंने बताई चौथी पीढ़ी में उपयोग की जाने लगी, वो भी यही उपयोग की जा रही है, बस थोड़ा सा उसको अपडेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अपडेट कर दिया गया। और जैसे ही ये चिप अपडेट हो जाती है, जैसे ही ये चिप अपडेट हो जाती है, तो इसमें थोड़े बहुत पेंटियम से i3 बनी, i5 बनी, i7 बनी, i9 बन गई। ठीक है, जनरेशन बनती चली जा रही है और ये सारी की सारी क्या है? ये अपडेट होता जा रहा है। अब ये जो चिप बन गई, इससे छोटा तो क्या बनाएंगे? बिल्कुल मदरबोर्ड आपने देखा होगा, और मदरबोर्ड के जस्ट सेंटर में वो फैन लगा रहता है। उस फैन को जब आप हटा के अलग रखोगे तो उस फैन के नीचे ये चिप लगी हुई होती है, प्रोसेसर लगा होता है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, और ये एक ग्लू गम से चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? यही कह रहे थे, हमारा ये अस्तित्व कब आया था? चौथी पीढ़ी के साथ में आया, और पांचवी पीढ़ी तक आज तक अपडेट होता हुआ चला जा रहा है। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, आज अपन घड़ी भी यूज़ कर रहे हैं,
बिल्कुल सारा कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन लगा लेते हैं, कांटेक्ट हो जाता है, घड़ी से हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें 5वीं पीढ़ी में आकर के और अपडेट होते चले जा रहे हैं और शायद आगे और अपडेट होते चले जाएंगे। जैसे अभी तक हुए हैं और भी आगे हो जाएंगे। हो सकता है कि आगे हमारे ब्लड से ही सारी मशीनें चलने लगे, ठीक है, हमारे फिंगरप्रिंट हैं, इन थंब इम्प्रेशन है, इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि बहुत सारे कंप्यूटर अपडेट होने लगेंगे और चलने लगेंगे। तो यहाँ बिल्कुल अपडेट होती ही पीढ़ी चली जा रही है और 5वीं पीढ़ी कब अस्तित्व में आई? 2010 से लेकर अब तक अस्तित्व में आई। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने जनरेशन के बारे में आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक किस प्रकार कंप्यूटर काम कर रहा है, किस प्रकार अस्तित्व में आ रहे हैं, किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे ये सारी की सारी चीज़ें आई। फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी चीज़ों का। तो पहली बात जो आती है, मैंने कहा कि कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक अस्तित्व में आई। कब आई? 1940 से लेकर 1956 तक अस्तित्व में आई। और इस समय हम किसका उपयोग कर रहे थे? वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग। वैक्यूम ट्यूब का हम उपयोग करने लगे। इसका उपयोग करने लगे, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने लगे। और वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल इस प्रकार के दिखते थे, कांच के बने हुए थे, वायरिंग निकली रहती थी, इस तरीके का से इसके अंदर दिया जाता था। और ये किसके बने होते थे? कांच के बने होते थे, जिसे हम कहते थे वैक्यूम ट्यूब कहते थे। क्या कहते थे? वैक्यूम ट्यूब। तो इस वैक्यूम ट्यूब के कारण क्या होता था कि जो कंप्यूटर बने, और वो कंप्यूटर क्या थे? बहुत बड़े थे, गर्म होते थे। क्यों? क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब लगा रहता था और ये कांच के बने होते थे, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके के दिखते थे। अब क्या होता है कि सेकेंड पीढ़ी की बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन पे हम आ जाते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये अस्तित्व में आए 1956 से लेकर 1963 तक। कब तक रहे? 1956 से लेकर 1963 तक। अब इसमें जिस चीज का उपयोग किया जाने लगा उसको हम कहते थे ट्रांजिस्टर। ये किसकी सहायता से बनने लगे? ट्रांजिस्टर की सहायता से बनने लगे। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब से बने, और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे। और ट्रांजिस्टर बिल्कुल कुछ इस प्रकार के दिखते थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर कैसे थे? इस तरीके के। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम इनका उपयोग करने लगे। ठीक है, अगली बात आती है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे? फिर आई थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन 1963 टू 1971, 1963 से लेकर 1971 तक अस्तित्व में रही। कौन सी? थर्ड जनरेशन। कौन सी वाली? थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में हम किस चीज का उपयोग करने लगे? तो थर्ड जनरेशन में हम आईसी चिप का उपयोग करने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट, किसका उपयोग करने लगे? इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने लगे। और आईसी चिप बिल्कुल दिखने में इस आकार की हुआ करती थी। किस आकार की हुआ करती थी? इस आकार की हुआ करती थी। इस आकार की हुआ करती थी, तो दिखने में ऐसी हुई थी। तो इसको हम कहते थे आईसी चिप, और इसको कहते थे ट्रांजिस्टर, और इसको कहते थे वैक्यूम। यहां तक बात क्लियर होगी। अगली बात देखो, फिर हमारे पास आए
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1972 से लेकर या 1971 से लेकर 2010 तक अस्तित्व में रहे। कब तक रहे? 2010 तक अस्तित्व में रहे और इनके अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लगे। माइक्रो प्रोसेसर इसका उपयोग करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लगे। तो पहली पीढ़ी में हम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, दूसरी पीढ़ी में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे, तीसरी पीढ़ी में हम आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने लगे, चौथी पीढ़ी में हम माइक्रो प्रोसेसर को ले आए। इसके बाद हमारे पास आती है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में हम इसको लेके आए तो वो पांचवी पीढ़ी हमारी थी 2010 से लेकर अब तक जो चल रही है वो हमारी पांचवी पीढ़ी है। कौन सी है? पांचवी पीढ़ी। 2010 से लेकर अब तक जो अस्तित्व में आई वो हमारी कौन सी पीढ़ी है? पांचवी पीढ़ी है। और पांचवी पीढ़ी में भी हम प्रोसेसर चिप का ही उपयोग करते थे, जो बिल्कुल इस प्रकार की दिखती थी। कैसी दिखती थी? इस प्रकार की दिखती थी। ये हमारी चिप दिखती थी, माइक्रो प्रोसेसर, और इसका उपयोग हम आज भी करते हैं। मैंने बताया बिल्कुल मदरबोर्ड के ऊपर जो फैन लगा होता है उस फैन के नीचे जो चिप लगी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर चिप कहते हैं, और इसी को हम सीपीयू कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने एक ही बार में सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, आगे देख लो, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार से हमसे चीज़ें पूछी जाती है। तो पहली बात है कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आए वो वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे, और ये 1940 से लेकर 56 तक अस्तित्व में रहे। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। किससे बने थे? वैक्यूम ट्यूब से। अस्तित्व में कब आए? 1940 से लेकर 56 में। क्या कहा हमने इनको कहा हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे 1956 से लेकर 63 तक अस्तित्व में आए। इनको हमने कहा इनमें जिस चीज़ का उपयोग किया जाता था ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, और ट्रांजिस्टर बिल्कुल इस प्रकार के दिखते थे। कैसे दिखते थे? इस प्रकार के दिखते थे। अगली बात आती है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे? तो 1963 से लेकर 71 तक अस्तित्व में आए, और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का हम उसमें उपयोग करने लगे। अगली बात आई कि फोर्थ जनरेशन क्या थी? 1971 से लेकर 2010 तक, जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लगे, वो हमारी चौथी पीढ़ी थी। और पांचवी पीढ़ी कहाँ है? 2010 से लेकर अभी जो वर्तमान में चल रही है वो हमारी पांचवी पीढ़ी है, और इसमें भी हम प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, लेकिन अपडेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ क्या था कि i3 जैसे पेंटियम था, ठीक है, पेंटियम के बाद i3 आया, i5 आया, सारी चीज़ें अपडेट होती जा रही है। 7 हो गया, 9 हो गया, तो वही चीज़ आकर के अब जो अपडेट हो रही है वही माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा गर्म होते थे। दूसरी पीढ़ी में थोड़े छोटे हो गए और कम गर्म होने लगे। तीसरी पीढ़ी में आकर के वो और छोटे हो गए, बिल्कुल कम गर्म होने लगे। चौथी पीढ़ी में आकर के कंप्यूटर बिल्कुल सिंपल हो गया, जिसका उपयोग आम भाषा में औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाने लगा। नॉर्मल लोग यूज़ करने लगे, हम लोग यूज़ करने लगे। पांचवी पीढ़ी में आकर के आज आप देखते ही हो, आप हाथ में बांध के चल देते हो, वो भी कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पीछे लगा हुआ है, ये भी तो कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। मेरे सामने लैपटॉप रखा है, वो भी तो कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लेकर के घूम रहे हो, वो कंप्यूटर। हाँ, और पहली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया गया। तो हमेशा याद रखना, गणना करने के लिए। किसके लिए किया गया? गणना करने के लिए। और इसका जो नाम दिया गया है कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर शब्द से इसलिए दिया गया है क्योंकि लैटिन भाषा यानी कि ग्रीक की जो भाषा थी उसमें लैटिन का अर्थ होता है गणना करना, लेकिन अंग्रेजी भाषा में कैलकुलेशन होता है। क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गणना करना। तो याद रखना कि कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया गया? गणना करने के लिए। सिंपल सी बात है, इतना याद रखना। अगली बात आती है कि इंटरनेट का आविष्कार क्यों हुआ। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट का आविष्कार क्यों किया गया? तो सूचना के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का आविष्कार किया गया, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं। और यहाँ लिखा हुआ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं। तो डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर, डाटा हैंडलिंग क्षमता यानी कि कंप्यूटर की क्षमताएं कितनी हैं और कंप्यूटर किस कैपेसिटी पर अपना काम कर सकता है, उसके प्रकार कितने हैं, तो कैसे यूज करता है।
तो यहाँ सिंपल बात याद रखना, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर तीन प्रकार की क्षमताएं रखता है, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डेटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, अगली बात, एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो याद रखना, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जो आम जन की भाषा है हमारी। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनसे हम क्या कर रहे होते हैं, तापमान या दबाव मापन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मापन का काम। सीधी सी बात है, जिनसे हम मापन का काम कर रहे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि घड़ी आप देखते हो, एक घड़ी जो होती है बिल्कुल समय बताती है 12, 6, 3, बिल्कुल 3 बजा देता हूँ मैं इसमें, ये 3 बजे, 1 सेकेंड वाली भी चाहिए। तो ये क्या है? एनालॉग है। क्या है? एनालॉग वॉच है। अब एक बात आती है कि डिजिटल वॉच कौन सी होती है? डिजिटल वॉच आपने देखी होगी, टाइम लिखा रहता है 12:23, ये लिखा है, और कुछ सेकेंड्स भी आगे दे दी जाती हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये क्या है? बिल्कुल टाइम दे दिया ना हमारा। तो ये इस तरीके से जो घड़ी दिखाई गई वो हमारी एनालॉग थी, और इस तरीके से जो समय दिखाया गया लिख करके वो डिजिटल समय था हमारा। कौन सा समय था? डिजिटल समय था। ठीक है, कौन सा समय था हमारा? डिजिटल समय था। और इसी को हमने कहा एनालॉग कंप्यूटर, इसको हमने कहा डिजिटल कंप्यूटर। एक बार फिर से समझना, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वह कंप्यूटर जिसमें क्या हो रहा होता है कि हम मापन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मापन का काम करते हैं, या फिर तापमान या टेम्परेचर, या फिर किसी चीज़ को मापने का, दबाव नापने का, दाव मापने का। ठीक है, ये सारे के सारे हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। सिंपल भाषा, जो कंप्यूटर मापन का काम कर रहे हैं वो एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से? डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर समझ में आ गया कि जो मापन का काम करे वो एनालॉग कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर वह होते हैं जिनका उपयोग किसके लिए किया जाए? गणना करने के लिए। मैंने पहली डेफिनेशन जो बताई थी, कंप्यूटर का आविष्कार, बार बार कह रहा हूँ कि गणना करने के लिए। तो यहाँ भी एक चीज़ आती है कि डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? गणना करने के लिए किया जाता है, वही डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर एक्यूरेट गणना करके हमें दे देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। आप एक काम करना, एक वेट मशीन आती है, और एक वेट मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कांटे सुइयां लगी होती हैं। अगर हम उस पर वेट रख करके देखेंगे तो वो हल्का सा क्या कर रही होती है? हिल रही होती है, तो वो एक्यूरेट फिक्स नहीं बता रही होती। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करें तो पॉइंट बता के चलता है कि आप 40 किलो, 50 किलो, ऐसे जितना वजन होता है, 50 किलो, 56, ऐसे करके जो बता रहा होता पूरा का पूरा समय। जैसे उसने बताया कि 50 किलो 400 ग्राम के हो, या 50 किलो 456 ग्राम के हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें वो बता देता है। ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल, और ये हो गया एनालॉग। अब डिजिटल कंप्यूटर में एक चीज़ सिंपल सा इतना याद रखना है कि जिनका उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर है, और जिनका उपयोग मापन के लिए करते हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, इतना बात याद कर पाओगे? बिल्कुल सिंपल है, अपनी आम भाषा में बताया, बिल्कुल सिंपल है। डेफिनेशन इसकी आगे मैं बता दूंगा बिल्कुल तरीके से, लेकिन सिर्फ समझने के लिए इतना याद रखो कि एनालॉग कंप्यूटर जिनका उपयोग मापन के लिए, डिजिटल कंप्यूटर जिनका उपयोग गणना करने के लिए। गणना, अब देखना कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो डिजिटल के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा गणना करने के लिए, और कंप्यूटर की डेफिनेशन में ही मैंने यही कहा था कि जिन कंप्यूटर का यूज़ हम गणना करने के लिए करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, कौन सा कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। यही हमारे डिजिटल कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जिनका उपयोग हम कहाँ कर रहे होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल तीनों प्रकार के काम करें। कौन से? ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल दोनों प्रकार के काम करें वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों काम कर रहे होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ हम कहाँ करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मैंने कहा हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल है। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर। हाइब्रिड का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? साइंटिस्ट
जो साइंटिस्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ आ गया होगा कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आगे देखते हैं। देखो डेफिनेशन, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर को एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनालॉग डेटा निरंतर डेटा है जो लगातार बदलता रहता है। कैसा है? लगातार बदलता रहता है। हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर को उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमेशा गति, तापमान, दबाव, करंट जैसे सटीक मानों को निकालें। ठीक है, मैंने देखा, मैंने बताया कि मापन के लिए तो क्या माप रहा है यहाँ, गति, तापमान, दबाव, करंट मापन के लिए किया जाता है। अगली बात आती है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर को उच्च गति की गणना और तार्किक संचालन के लिए, गणना करने के लिए, आ गया ना शब्द, गणना करने के लिए, सिंपल सी बात है। और किस सिस्टम पर काम करता है, तो 0 और 1, 0 1 0 1 बाइनरी के रूप में काम करता है। सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, यही हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। अगला पॉइंट है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं होती हैं। यह एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज है और इसमें डिजिटल कंप्यूटर की तरह मेमोरी और सटीकता है। यहाँ तक बात क्लियर? ये याद रखना, इसमें मेमोरी, डिजिटल कंप्यूटर की तरह क्या है, इसमें सटीकता है। डिजिटल कंप्यूटर की तरह क्या है, इसकी मेमोरी में सटीकता रहती है। ठीक है, इसलिए इसका व्यापक रूप से विशेष अनुप्रयोग किया जाता है। एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को संसाधित किया जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप में एक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो ईंधन प्रवाह के माप को मात्रा और कीमत में परिवर्तित करता है। इसी तरह उनका उपयोग हवाई जहाज, अस्पतालों और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे भी डिस्कस करेंगे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अभी यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर क्लासेस पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।